Welcome to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह समझे बिना आप अंग्रेजी में कभी भी पकड़ नहीं बना सकते। तो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे नंबर 1, वाक्य यानी सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नंबर 2, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। नंबर 3, सेंटेंसेस के टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट। नंबर 4, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं। और नंबर 5, WH फैमिली। इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड कर दी है, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के नाम से। वहां जाकर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। टेंस। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। यानी कि जो कार्य है वो वर्तमान में हो रहा है, या बीते हुए समय में हुआ था, या भविष्य में होने वाला है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल। और प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, इंडेफिनेट। नंबर 2, कंटिन्यूअस। नंबर 3, परफेक्ट। और नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कुल मिलाकर ये टोटल 12 टेंस हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। नंबर 1, हम अपनी आदत बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए। नंबर 3, कहानी या चुटकुला सुनाने के लिए। नंबर 4, किसी वस्तु की दर या कीमत के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। नंबर 5, भविष्य की कोई घटना जो तयशुदा समय में हो वो बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में खास शब्द जैसे कि रोज़, हर दिन, अक्सर, हमेशा जैसे शब्दों में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। और नंबर 7 है यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उनका, वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है कि इन सेंटेंस के जो हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते जैसे शब्द उसमें आते हैं। अगर ये शब्द उसमें आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो नहीं जाता है। यानी इन सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते आ रहे हैं, यानी कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। तो चलिए इसके कुछ रूल्स जो होते हैं वो समझ लेते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसकी वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग
प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो रूल रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन नियमों को आप एग्जाम्पल के से अच्छे से और समझ सकते हैं। हम आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान यहाँ रखेंगे कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम लोग उसकी क्रिया के साथ उसकी वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है फॉर एग्जांपल जैसे ही, शी, इट अगर है तो उसकी वर्ब के साथ में हम लोग एस या ES का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन अगर आता है तो हम लोग वहाँ पर एस ES का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग वाक्य में डू या डस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उसकी वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ एस और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग होगा। अगर आप ये जान लें कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग होता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी बची हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ एस का प्रयोग करेंगे। तो आइए जानते हैं कि किसके साथ एस का और किसके साथ ES का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अक्षर ओ हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अगर अक्षर ओ हो तो वहाँ पर हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे गो, यहाँ पर एक वर्ब है GO गो और लास्ट में यहाँ वर्ड आ रहा है ओ, तो हम इसके साथ में ES का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा गोज। उसी प्रकार से जैसे कि डू, ये भी एक वर्ब है, इसके साथ में हम लोग ES का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा डज। तो पहला है इसमें रूल कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत अक्षर में ओ हो तो वहाँ पर हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या SH हो तो वहाँ पर भी हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि किस, यहाँ पर डबल एस आ रहा है KISS, तो यहाँ पर अगर इसका ES इसके अंदर हम लोग ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा किसेस। मिस, मिसेस, पास, पासेस, पुश, पुशेस, रश, रशेस। नंबर 3, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में X, डबल Z या CH हो तो वहाँ पर भी हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिक्स, तो फिक्सेस, रिलैक्स, रिलैक्सेस, कैच, कैचेस, रीच, रिचेस। अगला कॉन्सेप्ट है जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन प्लस Y हो, यानी कि जो क्रिया है जिसके लास्ट में व्यंजन हो और उसके साथ में अगर Y हो तो मुख्य क्रिया का अंत Y से हो, लेकिन Y से पहले कोई व्यंजन हो जैसे कि B, C, D, F, G आदि हो, तो ऐसे में होता यह है कि सबसे पहले Y को बदला जाता है I में और उसके बाद ES का प्रयोग करते हैं। जैसे कि CRY, क्राई, यहाँ पर लास्ट में Y है और Y के पहले व्यंजन है R, तो सबसे पहले हम लोग Y को I में बदलेंगे और I के बाद हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। तो इसका इस तरह से होगा क्राइस, CRIES, क्राइस। नेक्स्ट मेरी, MARRY,
यहाँ पर वाई है तो वाई को हम लोग आई में बदलेंगे और उसके बाद ई एस जोड़ेंगे, तो मैरिज हो जाएगा MARRIES, मैरिज। उसी प्रकार से ट्राई तो हो जाएगा ट्राइज, TRIES, फ्लाई तो हो जाएगा फ्लाइज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में स्वर प्लस वाई हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत वाई से हो लेकिन वाई से पहले कोई स्वर हो, जैसे कि AEIOU, ऐसे में वाई के बाद केवल एस का प्रयोग होता है। यानी कि वहाँ पर हम लोग अगर वाई के पहले कोई स्वर होता तो हम लोग वाई को आई में नहीं बदलते हुए उसके पास डायरेक्ट हम लोग एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से, SAY से, यहाँ वाई के पहले एक ए है यानी कि जो स्वर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एस का प्रयोग करेंगे तो सेज हो जाएगा SAYS। प्ले तो प्लेस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें उस सेंटेंस के 3 पार्ट्स की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों को यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिकेट खेलता है यानी कि यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, वर्क करने वाला है हमारे पास राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम हमारा सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से राम क्या वर्क करता है, खेलने का। राम क्या वर्क कर रहा है, खेलने का। तो खेलना एक वर्ब हो गई है यहाँ पर, तो हम इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। और क्या खेलता है, क्रिकेट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तीनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई है। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है खेलना और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब हमारा रूल्स ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, चूँकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेलता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। चूँकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में हमारी जो वर्ब है प्ले, तो प्ले के साथ में हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। एस का क्यों करा हमने, यहाँ ES का क्यों नहीं करा, चूँकि यहाँ पर प्ले देखिए आप, प्ले यानी कि लास्ट में वाई प्लस के आगे ए है यानी कि ये एक वोवेल है, तो इसके साथ में हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। तो राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। उसी तरह से अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, राम। एक बात और ध्यान रखें कि जिन वाक्यों के सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एस या ES लगता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जब भी वर्ब में डू या डस का प्रयोग करेंगे तो उसकी वर्ब में हम लोग SES का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्ले के साथ में एस का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो जाएगा उसका नेगेटिव सेंटेंस, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड हमको नहीं दिया गया है, तो हम लोग डू या डज से इसकी शुरुआत करेंगे। तो डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राम क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इस तरह से हो जाएगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। चूंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने इसके वर्ब में एस का प्रयोग करा है, और जहाँ एस और ईएस का प्रयोग होता है वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। आइए और समझते हैं। वह क्रिकेट खेलती है, वह, तो वह भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज सी प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गए आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं के लिए आएगा आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब में एस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लोग इसके साथ में एस का प्रयोग या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। चूँकि यहाँ पर हम लोग एस और ईएस का प्रयोग नहीं करा है, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू का प्रयोग करेंगे। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट। चूँकि हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप भी इस तरह से और भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं।
कोई भी वर्ब आप ले लें और उससे आप लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के टेंस समझना बड़ा मुश्किल है। तो प्रैक्टिस करते रहें और सेंटेंस बनाते रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ में मैंने 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वहां पर क्लियर हो जाए। थैंक यू।